हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारा होने वाला है सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड, यानी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट विधि है या मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर है वो एक सुगमकर्ता का काम करता है, एक गाइड का काम करता है। देखिए, ये जो मेथड है वो एक तरीके से स्वावलंब बनने पे या स्व अध्ययन पे काम करती है, सेल्फ स्टडी पे वर्क करती है किसके, स्टूडेंट्स के। और ये जो मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड भी है, क्योंकि बच्चे क्या है, सेंटर में है। हालांकि यहाँ पे टीचर्स और जो स्टूडेंट है दोनों ही सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की सक्रियता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ज्यादातर अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, टीचर जो है वो कोई टॉपिक बच्चों को देगा और बच्चे उस टॉपिक को खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे, खुद से समस्या का समाधान करेंगे। जहां पे उन्हें कोई चीज समझ नहीं आएगी वो टीचर्स के पास आएंगे, मतलब जो भी विषय का शिक्षक होगा उसके पास आएंगे और वो पूछेंगे कि सर ये कैसे होगा। तब सर जो है या मैडम जो है क्या करेंगी, बच्चे की हेल्प करेंगी उस टॉपिक को लेकर। तो कुल मिला के क्या है, टीचर सिर्फ वहां पे हेल्पर का काम कर रहा है, वहां पे सिर्फ एक सुपरवाइजर का काम कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं पर्यवेक्षण का काम कर रहा है, पर्यवेक्षक का काम कर रहा है। पर्यवेक्षक कौन होता है, जो देख रेख करे। वो कोई भी दखलंदाजी नहीं देगा, वो सिर्फ निगरानी करेगा कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, हर बच्चा अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। वो जगह जगह पे टाइम पे इवेल्युएशन भी करते रहेंगे जो टीचर्स हैं, और क्या है, बच्चों को गाइड करते रहेंगे, निर्देश देते रहेंगे। और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो बच्चे खुद से करेंगे टीचर्स की सहायता से। तो कुल मिला के यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, टीचर की देखरेख में बच्चे जिस विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो पहले प्रचलन में नहीं था, ठीक है, लेकिन लगातार काम होता रहा। हमारे साइकोलॉजिस्ट इस बात पे लगे रहते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को एक्टिव रखें और किस तरीके से हम बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि बच्चे खुद से डिस्कवर करना सीखे, खुद से समस्या का समाधान करना सीखें। तो यहाँ पे क्या था, हमारे साइकोलॉजिस्ट कई सारे लगे रहे। फिर क्या हुआ, लगभग 1917 में, यानी 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक आए जिनका नाम था डेजी मॉरविल थे। देखिए, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि डेजी मॉरविल है या मॉरिसन है, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे मॉरिसन भी लिखा दिख जाएगा। लेकिन जो मॉरिसन थे वो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने इनका सपोर्ट किया इस विधि को बनाने में या निर्मित करने में। इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी में मॉरविल ने क्या किया, इस विधि का निर्माण किया। और ये जो विधि है वो परंपरागत विधियों को, जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं, जो हमारी टीचिंग का वे है ना, वे ऑफ टीचिंग है, वो क्या है, उसको ये उसके दोषों को दूर करता है, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करता है। जब बच्चा खुद से स्टडी करना सीखता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन भी आता है। अच्छा, ये जो विधि है इसमें क्या होगा, इसमें टीचर प्रॉब्लम देगा, बच्चा इंडिविजुअली भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और ग्रुप में भी उस समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। बट टीचर कहता है, देखिए, टीचर आया, क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन दिया, फिर टीचर ने कोई प्रॉब्लम रखी बच्चों के सामने और बच्चों को क्या कहा कि अब तुम लोग सेल्फ स्टडी करो, यानी अब तुम लोग क्या करोगे, ग्रुप में भी इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो और इंडिविजुअल होके भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। बाद में क्या होगा कि मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसके तुम लोगों को उत्तर देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, विधि काम करती है, जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड तो है ही, साथ में परंपरागत जो भी हमारी शिक्षण का तरीका है उसके दोषों को दूर करती है। तो जहां पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं वो मेथड हमेशा ही बेटर और अच्छा होता है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और हर सब्जेक्ट में लगभग काम भी करती है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को निर्देशन देते हैं और पर्यवेक्षक का काम करते हैं। अब देखिए, पर्यवेक्षण क्या होता है और निर्देशन क्या होता है। देखिए, निरीक्षण का कॉन्सेप्ट अलग है, इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या आ जाता है, जैसे अगर हम बात करें निर्देशन की, तो निर्देशन में क्या होता है, एक तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को सुझाव दिए जाते हैं। एज इट इज क्या होता है, पर्यवेक्षण में भी होता है। पर्यवेक्षण का मतलब ही यही होता है, देख रेख करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सुपरवाइज करेंगे, ना कि बच्चों पे थोपेंगे किसी चीज को। वो कोई टॉपिक दे देंगे और साथ में क्या होगा, अगर बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उस टॉपिक को तो बच्चों की उनमें सहायता करना, ना कि कोई रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट कर देना कि नहीं कर पाओगे तो मारेंगे तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे निर्देशन का मतलब है गाइड करना। यहाँ पे गाइड तो आप समझ पा रहे होंगे ना, कि जिस समय बच्चों को जितनी चाहिए उतनी हेल्प देना। बच्चा आके पूछेगा तब टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, वरना बच्चे
में स्वाध्याय की भावना को विकसित करना, सहयोग की भावना को विकसित करना, क्योंकि बच्चा ग्रुप में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये क्या है, हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। तो गाइड समझ में आ गया। और पर्यवेक्षण का अगर मतलब समझ नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करेगा, घूम घूम के देखेगा, एक तरीके से अवलोकन करेगा कक्षा का कि हर बच्चा किस तरीके से, कितनी गति से सीख रहा है और कितना सीख लिया है। और साथ साथ में इस बात पे भी वो गौर करता है कि कहीं जो बच्चे हैं वो अपने टॉपिक से ना भटक जाएं, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्यूरियोसिटी से भरा होता है, तो वो कहाँ पे कहाँ कैसे बैठे हैं। तो ये चीज हम डेवलप कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी जो है करने की जो क्षमता है उनके अंदर डेवलप हो पाए। तो कुल मिला के ये मेथड इस पे वर्क करता है। सारे ही कुछ इसके टाइप देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो टीचर्स होते हैं, दो टीचर भी मिलके एक साथ कक्षा में पढ़ाते हैं। योजना ऐसी होती है, यानी हम ऐसा क्रिएट कर देते हैं क्लासरूम में। तो ये क्या है, पर्यवेक्षण का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी हम कह रहे हैं वो सिर्फ सुपरवाइजर का काम करेगा, सुपरवाइज करेगा बच्चों को जो हमारा टीचर है, ना कि उनमें अपनी जो भी हम कह सकते हैं एक तरीके से थॉट्स हैं या फिर आपकी जो भी चीजें हैं उन पे थोपना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अलग बैठ के देखेंगे बच्चों को। और देखिए, देखने का काम यह है कि ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं बैठ के, वहां पे क्या करेंगे, आप बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए हर बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे बैठ के, जिससे कि आप समझ पाए, इंडिविजुअली वर्क हो पाए हर बच्चे पे। देखिए, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम इंस्पेक्शन कह रहे हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। अब निरीक्षण में क्या है, देखिए निरीक्षण का कॉन्सेप्ट यह है, देखिए यहाँ पे निरीक्षण नहीं किया जाता। निरीक्षण में क्या होता है, निरीक्षण में जैसे हम देखते हैं कि बाहर से कोई निरीक्षण करने आ रहा है, तो निरीक्षण में ये होता है कि अगर कुछ नियम बना दिए गए होते हैं पहले से ही निरीक्षण में कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो क्या है, आपको दंड भी दिया जा सकता है या आपको कह सकते हैं कि किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन जो पर्यवेक्षण है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है और कह सकते हैं देख रेख है। तो निरीक्षण भी कहीं कहीं पे शब्द हम देख सकते हैं, लेकिन वो शब्द जो है वो गलत माना जाएगा। यहाँ पे इस विधि में जो टीचर है वो सिर्फ गाइड का काम करेगा और पर्यवेक्षक का काम मेथड है उसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि निर्देशित अध्ययन विधि और कह सकते हैं उपचार की विधि। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि आप लोगों को हिंदी में ना देख के इंग्लिश वाला पार्ट देखना है, क्योंकि जो हमारे हिंदी का जो पार्ट होता है उसमें कई सारी कंफ्यूजन हो जाती है और जिससे कि बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो कुछ चीजें आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, हालांकि मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। देखिए इंग्लिश में एक ही लिखा है, हिंदी में और भी इससे भी और ज्यादा नाम हो सकते हैं। मैं लिख सकती थी लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश में ही याद कर लीजिए कि सुपरवाइज स्टडी मेथड। ओके, अभी देखिए ये चाइल्ड सेंटर्ड है, हमने देख ही लिया है कि बच्चा सेंटर में है। हालांकि दोनों ही क्या है, सक्रिय हैं पूरी तरीके से, लेकिन बच्चा ज्यादा सक्रिय है, खुद से डिस्कवर कर रहा है, खुद से सोल्यूशन ढूंढ रहा है। और जब उसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे दिक्कत है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये जो मेथड है वो उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए है, ये निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई समस्या दी जा रही है उस पर चिंतन और मनन जो है वो कौन कर सकता है, उच्च स्तर के बच्चे ही कर सकते हैं। वैसे हम इसकी स्टार्टिंग जो है वो माध्यमिक स्तर से भी कर सकते हैं। माध्यमिक में 6 से 8 के बच्चे आते हैं और उच्च स्तर में 9 से 12। ठीक, तो कुल मिला के ये चीजें आपको समझ आई होंगी। साथ में अगर हम बात करें तो ये परंपरागत शिक्षण के दोषों को दूर करता है। अभी हमने देखा कि जो हम ढचल चलाते आ रहे हैं, बच्चों को बुक से पढ़ाना है या बच्चों को हमें डिस्कवरी नहीं करने देनी है, या जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है उसमें क्या है, इंटरेस्ट लाता है, नवीनता लाती है ये विधि, और जो दोष है उनको यहाँ पे दोनों सक्रिय है। मैंने ये भी बात कही थी, स्वयं से समस्या का समाधान खोजेंगे, अभी मैंने बताया। साथ में ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है और हम माध्यमिक स्तर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, यानी 8th क्लास से लगभग हम इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चा क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है। कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या थी, देखिए इसमें हमने ये समझा कि टीचर की देखरेख में क्या होगा, बच्चे किसी विधि के द्वारा क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो विधि क्या कहलाएगी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाएगी। देखिए इसमें कोई टीचर जो है वो कोई रूल भी नहीं बनाता, इसमें सारे रूल क्या बनाएंगे, कौन बनाएगा, सारे रूल बच्चे बनाएंगे। सिर्फ जो टीचर है वो क्लासरूम में डिसिप्लिन क्रिएट किए हुए है, देख रहा है कि बच्चा फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। समस्या का मतलब है टीचर बुक से किसी चीज को रीड करने के लिए दे सकता है या कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए दे सकता है, और सिर्फ हेल्पर का काम करेगा वहां पे टीचर। ठीक है, डेफिनेशन से उनके माध्यम से अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बाइनिंग एंड वाइनिंग। तो ये कहते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से हमारा अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा छात्रों के एक वर्ग का उस समय निरीक्षण किया जाना जब वे अपनी डेस्कों या मेजों पर कार्यरत होते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि क्लासरूम में बच्चे इंडिविजुअली सीख रहे हो, तो जो अध्यापक है वो क्या करेगा, हर एक की डेस्क पे जाके चेक करेगा कि बच्चे कितने संलग्न हैं अपने कार्य में और किस तरीके से वो किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं अपनी समस्या को, और वो क्वेश्चन को मतलब एक तरीके से इवैल्यूएशन करेगा। वहां पे भी क्या करेगा, डायरेक्शन दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है बच्चों को डेस्क पे जा जाके जो टीचर है ना, तो वहां पे क्या कर रहा है कि क्योंकि हर बच्चा अपनी अपनी डेस्क पे बैठा हुआ है, वर्क कर रहा है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ग्रुप्स में भी डिस्कशन के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर क्या करेगा, हेल्प करेगा, कैसे, इंडिविजुअली भी और ग्रुप वाइज भी। ठीक है, तो हमारी शब्दकोश कहती है कि पर्यवेक्षित अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक से बिना सहायता के छात्रों द्वारा स्वतंत्र अध्ययन में व्यतिरेक उत्पन्न होने पर शिक्षक प्रश्नों के उत्तर देने और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध होता है। यानी पहले तो जो छात्र हैं वो स्वतंत्र हैं, वो खुद से ढूंढ सकते हैं किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी टॉपिक पे खुद से चिंतन कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब हम कह सकते हैं जब वो बाहर आएंगे, अपनी असल जीवन में आएंगे, तब उनके सामने भी तो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तो उसके लिए भी वो रेडी हो रहे हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ वहां पे उनकी हेल्प कर रहे हैं जहां पे उन्हें कोई कंफ्यूजन हो रही है, जहां पे उन्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये कोई एक तरीके से डाउट हो रहा है, तो वहां पे ही टीचर मदद कर रहे हैं बच्चों की या छात्रों की। बाकी टाइम पे बच्चा खुद से वर्क कर रहा है उस टॉपिक पे, उस विषय वस्तु पे। आई होप इतनी चीजें समझ आपको आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसके प्रकार और चरण क्या है। फटाफट से देख लेते हैं कि जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसके प्रकार क्या है, यानी टाइप क्या है। देखिए जो हमारी टोटल अगर हम देखें तो 4 प्रकारों में विभाजित है मेन तरीके से, बाकी हम 5वें तरीके को भी ले लेते हैं, उसको भी अभी समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो सम्मेलन योजना, इसमें क्या होगा, कॉमन तरीके से जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, एक पीरियड में पढ़ाते हैं और लास्ट के 5 मिनट क्या करते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए देते हैं। बच्चा पढ़ता है, उसे कोई समस्या लगती है या उसे कुछ समझ नहीं आया होता है तो वो टीचर से डिस्कस करता है, और हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है, कभी कभी एक ग्रुप में भी होता है, ये क्लास के लेवल पे भी हो सकता है, ये स्कूल के लेवल पे भी हो सकता है, और भी कई तरीके से इसको क्या किया जाता है, प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाया जाता है जो हमारा सम्मेलन योजना है। इसमें कह सकते हैं ग्रुप में भी डिस्कशन हो सकता है, और टीचर क्या है किसी पीरियड में भी लास्ट मिनट में बच्चों को क्या करवा सकते हैं, स्टडी करवा सकते हैं। है विभाजित कालांश योजना, इसमें क्या होता है, अगर हम एक कॉमन क्लास में कोई पीरियड की बात करें तो वो 35 या 40 मिनट्स का होता है। तो ये जो हमारा प्रकार है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का, तो ये कहता है कि वो जो 40 मिनट की जो क्लास हम लेने जा रहे हैं, क्लासरूम में एक टीचर लेने जा रहा है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दें। और इस प्रकार की एक खास बात है कि इसमें क्या होगा, अगर इस वाले प्रकार को हम अपना रहे हैं तो इसमें 2 टीचर क्लासरूम में रहेंगे ही रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो जो हम पढ़ा रहे हैं 40 मिनट क्लास में बच्चों को, उसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 2 हिस्सों में बांट देंगे 20-20 मिनट के। यानी 20 मिनट क्या करेगा, एक जो टीचर जो अपने विषय को पढ़ाने आया है वो प्रेजेंट करेगा, प्रस्तावना देगा, और जो दूसरा वाला टीचर है वो क्या करेगा, पूरे क्लासरूम में पर्यवेक्षण करेगा, देखेगा कि बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, सीख रहे हैं या टीचर की बात सुन रहे हैं या नहीं। बाद में क्या होगा, बाद में जब जो पहले वाला टीचर 20 मिनट टीचिंग कर रहा था वो टीचिंग कर चुका, और तब तक क्या हुआ, ये वाला जो टीचर था दूसरा वाला वो पूरे क्लासरूम में पर्यवेक्षण कर रहा था 20 मिनट तक, और जब पहले वाले ने पढ़ा लिया, वो अच्छे से बता चुका, कंटेंट बच्चों तक पहुंचा चुका, फिर क्या हुआ, उसने भी क्या किया, कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों को, और उसके बाद वो भी दूसरे वाले टीचर के साथ में पूरे क्लास का क्या करने लगा, पर्यवेक्षण करने लगा, देखरेख करने लगा, बच्चों को ऑब्जर्व करने लगा, अवलोकन करने लगा। इस तरीके से क्या है, हमारा विभाजित कालांश योजना वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो विशिष्ट शिक्षक योजना, अब देखिए विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल टीचर प्लान कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जो हमारा क्लासरूम का जो टीचर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो क्या करता है, किसी और टीचर को इनवाइट करता है अपनी क्लासरूम में जो कि उस विषय का मास्टर हो। ठीक है ना, एक क्लासरूम टीचर है जो हमें डेली पढ़ाता है, वो क्या कर रहा है, किसी और टीचर को बुला रहा है जो कि सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल किए हुए हो, वो क्लासरूम में बुलाएगा
किसी स्पेशल टीचर को किसी स्पेशल टॉपिक को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चों के सामने बताएगा कि ये टीचर आपको क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, वही टीचर जो इनवाइट किया गया है, अब आगे क्लासरूम टीचर हमें कोई टॉपिक नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो बता ही चुका है कि जो टीचर आया है वो आप लोगों को पढ़ाएगा। तो जिसे इनवाइट किया गया है वही बच्चों के क्वेश्चन को लेगा और उस टॉपिक को समझाएगा अच्छे से, जो प्रॉब्लम है उनका निदान भी करेगा, उपचार करेगा बच्चों का। कुल मिला के बच्चों के सामने जो भी समस्या आ रही है उसको भी वो सॉल्व करने में बच्चे की हेल्प करेगा। देखें, अब अगर हम उसके बाद देखें तो हमारी आती है द्विकालांश योजना। देखिए, जो द्विकालांश योजना है उसमें क्या होता है, उसमें सिम्पसन ने कहा है कि क्लासेस को 40 मिनट का ना होके 90 मिनट का होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, तब हम बच्चों को ज्यादा अच्छे से सिखा सकेंगे। और ये जो 90 मिनट उन्होंने बताए, इसमें भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, इसमें भी उन्होंने अपना प्लान शेयर किया कि किस तरीके से हम 90 मिनट में बच्चों को अच्छा बता सकते हैं या बच्चे अच्छा सीख सकते हैं। तो 90 मिनट को उन्होंने कुछ कैटेगराइज कर दिया, 35, 5, 25 एंड 25, कुल मिला के हुआ 90। तो उन्होंने कहा 35 मिनट पहले तो टीचर क्या करेगा, अच्छे से टीचिंग करेगा, अच्छे से बच्चों तक क्या करेगा, कंटेंट बताएगा, किसी विषय वस्तु को समझाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5 मिनट बच्चों को शारीरिक व्यायाम करना होगा, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कुल मिला के 5 मिनट का बच्चों को रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बच्चों से क्वेश्चन किए जाएंगे 25 मिनट, किसी भी टॉपिक को लेके उनको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा, उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा जो कि टीचर ने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। उसके बाद में 25 मिनट टीचर्स को दिए जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, बच्चे जो भी समस्या का समाधान कर रहे हैं उसका क्या करना है, उन्हें बिल्कुल चेक करना है कि किस तरीके से बच्चों ने कौन सी समस्या सुलझाई है। तो उसका अवलोकन करने के लिए क्या करना है, 25 मिनट टीचर्स को दिए जाते हैं। तो इतनी चीजें किसने कही, सिम्पसन ने कही। तो यहाँ पे लास्ट अगर देखें तो सामयिक योजना की अगर हम बात करें तो ये कुछ खास नहीं है। इसमें क्या होते हैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, टीचर्स बच्चों की जांच करते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं करवाई जाती हैं इस योजना के द्वारा। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, उसके चरण क्या है, यानी स्टेप्स क्या है। अभी हमने पूरी प्रोसेस समझी थी, तो हम देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चरणों में आप चरण डाल के इन हेडिंग को लिख सकते हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाएगा कि आपको क्या है, पता है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के बारे में। वैसे आप प्रक्रिया भी समझाएंगे, स्टेप्स बताएंगे, स्टेप्स में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। हेडिंग डाल के पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के चरण या स्टेप्स आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप बता देंगे और आपको समझने में भी कोई समस्या नहीं होगी कि टीचर सबसे पहले क्या करेगा, प्रस्तावना देगा, इंट्रोडक्शन देगा किसी भी टॉपिक को लेके। उसके बाद में क्या करेगा, अध्यापक के निर्देश होंगे, यानी जो अध्यापक है या टीचर है वो क्या करेगा, बच्चों को गाइड करेगा, निर्देश देगा, किसी भी टॉपिक को लेके पढ़ने का या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या देगा, निर्देश देगा कि बच्चे उस टॉपिक पे काम करना, उस विषय वस्तु पे काम करना शुरू करेंगे। फिर शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, यानी जब बच्चे अपनी अपनी डेस्क पे काम कर रहे होंगे या ग्रुप्स में वर्क कर रहे होंगे तो टीचर जाएगा और उनका अवलोकन करेगा। बाद में क्या होगा, श्यामपट्ट सार दिया जाएगा। यहाँ पे श्यामपट्ट सार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे पूरे रवन्ने, यहाँ पे टीचर जो पहले टॉपिक को पढ़ा चुका है उसी को समराइज करेगा और बोर्ड पे भी कुछ चीजों को समझाएगा बच्चों को, ठीक है। बाद में क्या होगा, आवृत्तीय कार्य होंगे, यानी बच्चों से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसके बाद हम सावधानियां भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसके गुण और दोष क्या है। तो देर नहीं करेंगे, देखिए सबसे पहली हमारी बात आती है, हमने देखा ही था कि जो हमारी विधि है, जो मेथड है, वो क्या कहती है कि बच्चे को सेंटर में रखो, बच्चा क्रिया करके सीख रहा है, बच्चा एक्टिव है और उसकी हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, यानी क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है क्योंकि बच्चा सेंटर में है। दूसरी अगर हम बात करें तो वर्तमान मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती है, यानी कुल मिला के हम बच्चे को सेंटर में रखने की बात कर रहे हैं, बच्चे की हर एक जरूरत का ख्याल रख रहे हैं और बच्चों को सिखाने पे वो भी क्रिया द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग पे वर्क कर रहे हैं। तो यानी ये जो विधि है वो उस चीज पे भी वर्क कर रही है, बच्चा खुद से स्वयं से करके सीख रहा है। और साथ में अगर हम बात करें तो शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाती है, यानी जो हमारा टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें इंटरेस्ट पैदा करती है। ये जो हमारा मेथड है, जब बच्चा खुद से एक्टिविटी करके खुद से करके सीखता है तो उसका जो ज्ञान है वो स्थायी भी रहता है, मिली है उसका वो यूज भी अपनी लाइफ में कर पाता है। छात्रों की सक्रियता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चे का, और साथ में बच्चे क्या कर
पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगा पाते हैं, जब वो स्वयं से किसी काम को करते हैं, खुद से पार्टिसिपेट करते हैं किसी क्रिया में, किसी एक्टिविटी में, तो उनके अंदर आलोचना की जो क्षमता है ना, किसी भी चीज में तर्क वितर्क देना है, क्वेश्चन करना है लगातार। और हम हमेशा से उस क्लास को अच्छा मानते हैं जिसमें बच्चे एक्टिव हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या है, जब बच्चा बार बार उस चीज को पढ़ेगा, देखेगा उसके सामने, वैसे भी बच्चे क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते हैं, तो जब बच्चे के सामने ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो क्या है, वो क्वेश्चन को पुट करेंगे, तर्क लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, है ना, वो सारी चीजें होंगी। तो बच्चा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग भी, आलोचनात्मक चिंतन करना भी सीखेगा। परंपरागत शिक्षण विधियों के दोष को दूर करते हैं। तो रिसर्च के जो कार्य हैं, जो शोध कार्य हैं, शोध के कार्यों में हम कह सकते हैं एक तरीके से नई नई डिस्कवरी करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करती है ये विधि। बाद में हम बात करें तो स्वयं समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास होगा, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना उन्हें अच्छे से आएगा। जब ये विधि कक्षा में यूज की जाएगी, उसके द्वारा जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, बच्चों को जो लाभ मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये विधि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है वो डेवलप कर रही है। और हमारी लाइफ भी क्या है, ऐसी है कि हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उनको हैंडल करना नहीं आता और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारी लाइफ अच्छे से नहीं चल पाती है कंटिन्यूअसली। तो क्या है, बच्चे में ये चीज डेवलप हो पा रही है कि बच्चा समझ पा रहा है सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, और वो कैसे उसका सोल्यूशन निकालेगा उसे ये भी पता है ना। हर सिचुएशन में वो बिल्कुल खुद को एक तरीके से हाइपर नहीं करेगा, वो हैंडल कर लेगा। तो ये चीज उसमें डेवलप हो रही है। और ये जो मेथड है वो छात्र और टीचर में, यानी स्टूडेंट और टीचर में क्या कर रहा है, गुड कनेक्शन फिट कर रहा है, अच्छे संबंध स्थापित करती है ये जो मेथड है, क्योंकि दोनों ही लगातार एक्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, हर बच्चे को लाभ हो पा रहा है। और यहाँ पे जो है वो अनुशासन, यानी जो डिसिप्लिन की समस्या है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपना अपना काम कर रहा है, अपने अपने काम में रहता है, तो वहां पे शोर शराबे की या फिर इधर उधर उथल पुथल की कक्षा में कोई वही नहीं है। तो क्या है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे तो ध्यान दिया जाएगा, साथ में अध्ययन, आदत, कौशल, यानी जो स्किल है, उनकी जो दक्षता है, प्रगति की मात्रा, यानी कुल मिला के बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनकी हॉबी क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, इन सब के बारे में, या उनके जो सीखने की जो क्षमता है वो कितना सीख चुके हैं या किस तरीके से सीखते हैं, उनका IQ लेवल कितना है, इन सब का मूल्यांकन टीचर अच्छे से कर सकता है और उन्हें इवेल्युएट कर सकता है और उन्हें किस तरीके से और सिखाना है, इस बारे में भी टीचर को क्या हो सकता है, पता चल सकता है। तो कुल मिला के ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है हमारे साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोषों की, तो दोष में क्या आ जाएगा, ये जो विधि है मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी का मतलब है ये, इसमें कई सारी चीजें, जैसे समय ज्यादा नष्ट होगा, बच्चे जब खुद से करके सीख रहे हैं, देख रहे हैं, और जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है टीचर से, तो क्या है, वहां पे टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है और ऊर्जा यानी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, धन नष्ट होता है, कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं छोटी कक्षाओं के लिए ये नहीं है, हमने हमेशा ही कहा है, क्योंकि इसमें चिंतन लग रहा है, जहां पे सोच रहे हैं, थिंकिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है, किसी भी टॉपिक पे खुद से भी चिंतन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, वो प्राइमरी लेवल के लिए नहीं हो सकता, और ये जो है वो माध्यमिक स्तर से, यानी 8th क्लास से इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, वरना तो ये उच्चतर स्तर के लिए ही है। अगर हम बात करिए तो यहाँ पे ये जो विधि है, इसमें कहते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए और ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को भी क्या कर सके, अच्छा दे सके। देखिए, कुशल अध्यापक हैं, जो अनुभवी अध्यापक हैं, वो क्यों चाहिए, क्योंकि जब ट्रेंड टीचर्स होंगे तो उन्हें पहले से ही पता होगा कि बच्चों को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे सिखाना है। वरना कुछ लोग होंगे जो बोर हो जाएंगे, है ना, अगर ऐसे ही कोई टीचर चला जाएगा और बच्चे किसी भी समस्या को सुलझा रहे हैं तो टीचर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा करना है, या फिर किसी बात पे बच्चों को मार देना, बच्चा बार बार पूछ रहा है तो इरिटेट हो जाना। तो ये तब नहीं होगा जब कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड होगा, कौशल से भरा होगा, कुशल होगा, यानी कुल मिला के इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे में और बच्चे की हर एक एक्टिविटी में, और उसको रिप्लाई देने में, उसका क्वेश्चन लेने में, हर एक स्थिति में टीचर को रेडी रहना है। जो टीचर्स हैं वो सभी बच्चों को इक्वल नहीं दे पाते हैं। टाइम क्यों नहीं दे पाते हैं? अब टाइम मैनेजमेंट
मैनेज इसलिए नहीं हो पाता है, बड़ी सी क्लासरूम है और एक बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम पूछी कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो सर उसको समझा रहे हैं, तब तक दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई या किसी टॉपिक को लेके, तो वो क्या करेगा, वो वहां 4 तो टीचर हो नहीं जाने वाले हैं, तो क्या है यहाँ पे ये विधि का दोष हो जाता है कि टीचर हर एक बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की जो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर अगर हम बात करें तो समान रूप से लाभान्वित नहीं हो, तो जो ज्यादातर जो हमारे छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे टीचर पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनमें स्वाध्याय की भावना या फिर खुद से करने की क्षमता डेवलप ही नहीं हो पाती है। तो ये भी क्या है, हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का दोष है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर टीचर से ही पूछते रहते हैं, टीचर पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और क्या है, खुद से कभी भी कुछ मतलब डिस्कवरी करने की सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग सावधानियों को भी देख लेते हैं कि जब हम इस मेथड को यूज कर रहे होंगे तो हमें किन किन चीजों को ध्यान देना है, किन किन सावधानियों को बरतना है। हार्ड वर्कर होना चाहिए, उसके पास इंट्यूशन होना चाहिए, मतलब वो खुद को कैसे डायरेक्शन दे जिससे कि क्या कर सके, वो बच्चों को भी अच्छा डायरेक्शन दे सके। कुल मिला के उसकी जो अंतर्दृष्टि है, उसका जो इंट्यूशन है, देखने का तरीका है या दूरदृष्टिता है, वो भी टीचर में होनी चाहिए और साधन संपन्नता होनी चाहिए। ये सावधानी है कि टीचर कैसे कब कौन सी चीज का इस्तेमाल करके बच्चों को समझा देगा, यानी साधन संपन्नता का मतलब है उदाहरण देते देते किन टीएलएम्स का यूज कर लेगा वहीं आसपास की चीजों से। तो मतलब ये चीजें होनी चाहिए, चीजें डेवलप होनी चाहिए किसी टीचर में या इस मेथड का इस्तेमाल करते समय। ये सारी चीजें जो है वो टीचर में होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना जो मेथड है या जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। यानी टीचर में हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर टीचर खुद से ही एक तरीके से मोटिवेट नहीं है या रेडी नहीं है तो वो बच्चों को कुछ नहीं बता पाएगा। तो क्रियाएं या फिर एक्टिविटीज आप बच्चों को क्लासरूम में ऐसी करवाएंगे, ऐसे टॉपिक देंगे जिससे कि बच्चों का मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि केवल बच्चों में चिंतन करने की प्रक्रिया डेवलप हो जाए, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास होना चाहिए। साथ में हम देखें तो इस तरह का जो प्रयोग है, मतलब इस प्रयोग के बाद यानी इस मेथड के बाद क्या हो, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। मतलब बच्चों में कुछ नया डिस्कवर करने का, जैसे नहीं वैज्ञानिकों का दिमाग चलता है हर चीज में एक नई चीज खोज लेना, तो बच्चों में उस तरीके से मतलब उनका जो प्रोस्पेक्टिव है, उनका जो एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो ऐसा हो जाना चाहिए। तो वो हर एक नई चीज खोज ले, हर एक चीज में नई चीज उन्हें दिखाई दे या वो खोज ले। ठीक है, तो फिर ये चीज समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं विचार विमर्श करके कार्य करने की आदत डेवलप हो, यानी हम कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट तो हो खुद के ऊपर, लेकिन किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन करना है। और वैसे भी जो सोक्रेटिस हैं वो कहते ही हैं कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद मिल जाता है ना। मतलब जैसे अगर कोई बच्चा डाउट में है, जैसे आपके पास कोई डाउट है, तो आप क्या करें, किसी से बात कर लें उस टॉपिक के बारे में। भले आप उससे सीधा सीधा आंसर ना पूछें, बट आप डिस्कशन कर लेंगे तो क्या होगा, आपको अपनी जो समस्या है क्या है उसका समाधान मिल जाएगा। तो बच्चे को क्या है, विचार विमर्श करके कार्य करने की जो क्षमता है वो डेवलप हो पाए, कि बच्चा एक तरीके से इंट्रोवर्ट ना हो जाए, उसे समूह में काम करना आए, उसे किसी से बातचीत करनी आए और उसका जो संप्रेषण है या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी डेवलप होगी इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें निरीक्षण पर्यवेक्षण विधि का, ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जब हम विधि यूज कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों की गलतियां निकाल रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो या तुमने ये क्वेश्चन गलत बताया है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों को हमें एक तरीके से पॉइंट नहीं करना है या उन्हें गलतियों के लिए डांटना फटकारना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, उनकी गलतियों को सुधारने पे काम करना है। तो ये अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव। ये वीडियो आपको समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लग रही होंगी। इससे पहले कई सारी वीडियोस आई हुई हैं, उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देख लीजिए। और अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब हम करेंगे तो सारी पीडीएफ्स आपको वहीं मिल जाएंगी। वैसे तो इंसान को टॉपिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वीडियोस बना दी हैं। और अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी चाहिए तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी, साथ में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ये इसमें थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा टाइम है, बट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को वो भी। तो वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।